गुप्त वंश का संस्थापक होता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद दूसरे के नंबर पर आप देखोगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपका आ जाएगा समुंदर वाला गुप्त। समुद्रगुप्त का भैया दुई बेटवा होता है, कौन कौन होता है? रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। कौन भैया? समुद्रगुप्त का दुई बेटवा होता है रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद जो अंतिम शासक है वह होता है स्कंदगुप्त। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से एक बार समझो। गुप्त राजवंश का संस्थापक होता है श्रीगुप्त। और भैया कब स्थापना हो रही है? तो भैया 275 एडी में, 275 ईस्वी में। इतनी बात समझ में आई? फिर श्रीगुप्त के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आ जाएगा इसमें, वह होगा चंद्रगुप्त पहला। गुप्त संवत की शुरुआत हो जाती है और किसके द्वारा हो रही है ये आप देख सकते हो। इतना आपने समझा। फिर भैया अगला शासक होता है समुद्र वाला गुप्त, जो कि 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहता है। और इसका दुई लल्ला होते हैं, दुई बिटुआ होते हैं। पहला होता है रामगुप्त और दूसर का होता है चंद्रगुप्त सेकंड। ये रामगुप्त जो है बिलासी होता है, फालतू का आदमी होता है। जैसे आप चौराहा देखोगे तो चौराहा पर तमाम अनपढ़ जाहिल गवार वगैरह आते हैं, बैठते हैं, और वहीं पर जो है देश कैसे चलाया जाए, क्रिकेटर जो है मैच कैसे खेले, बिजनेसमैन जो है सही से कैसे चलाए, और रेल को कैसे चलाया जाए, बिजनेस वगैरह कैसे किया जाए, स्कूल को कैसे चलाया जाए, तो तमाम अनपढ़ आदमी चौराहा पे बैठ के जो है तमाम चीजों के विषय में डिस्कस करते हैं। और कभी कभी तो विदेश का जो है हाल खोल देते हैं कि विदेश का ई वाला सरकार जो है ऐसा कर रहा है, ई वाला जो है ऐसा कर रहा है, कुछ भी कुछ भी। तो उसी टाइप का जो है ई रामगुप्त था, बिलासी आदमी था। ई का पत्नी को जो है एक गुंडा जो है किडनैप कर लेता है। तो कहता है भैया जान बची तो लाखों पाए। ये जो है नहीं जाता, सौंप देता है कि ले जाओ भैया, पत्नी तो है, दूसरा आ जाएगी। लेकिन फिर ई चंद्रगुप्त सेकंड का करता है कि जाता है और इनकी पत्नी को जो है छुड़ा के लाता है। अब भैया वो पत्नी जो है इसको उपहार में मिली थी। ये बंदा जब विजय कर रहा था तो इसको एक राजा जो है पकड़ा दिया। अब जब इसको गिफ्ट में मिल गई एक कन्या, तो इसने जो है सोचा कि मैं चंद्रगुप्त सेकंड को दे दूंगा। लेकिन जो तमाम और भी मंत्री वगैरह हैं, ये कहेगा कि बड़का बेटवा ही है, इसको मिलनी चाहिए गिफ्ट वाली पत्नी, तो इसको पकड़ा देते हैं। और ये उस लायक नहीं था, बिलासी था। तो भैया ये तो कह देता है ले जाओ, पत्नी तो है, दूसर की आ जाएगी। लेकिन ये जो है उनके पीछे जाता है, क्योंकि इन दोनों में जो है प्रेम कहानी चल रही थी। तो भैया ये जाता है और छुड़ा के लेके आता है और शक का जो है निपात कर देता है, शक को जो है मार गिराता है। और इसी उपलक्ष्य में जो है शक संवत की शुरुआत करने वाला ये बंदा बन जाता है। तो इन्होंने किसकी शुरुआत की भैया? शक संवत की। और उसी के खुशी में इन्होंने जो है उपाधि धारण किया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड की। तो चंद्रगुप्त सेकंड इनका नाम है, लेकिन विक्रमादित्य सेकंड इनकी उपाधि हो जाती है। और शकों का निपात करने के बाद इन्होंने वह उपाधि हासिल की। फिर भैया इनके बाद आता है कुमारगुप्त। इसका टाइम आप जान लो कब से कब तक रहा। फिर अंतिम हो जाता है स्कंदगुप्त। कौन हो जाता है? अंतिम हो जाता है स्कंदगुप्त। और आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें हमें दो लोगों को पढ़ना है, समुंदर को पढ़ना है और इनको पढ़ना है, चंद्रगुप्त सेकंड को। किनको पढ़ना है? समुंदर को पढ़ना है और चंद्रगुप्त सेकंड को पढ़ना है। तो अब जो चर्चाएं हम लोग करेंगे इन्हीं दोनों के विषय में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां सब में आपको क्या करना है भैया? ईस्वी करना है, सब में ईस्वी कर लेना, नहीं तो भूल भटक हो जाए, बीसी ही करते रहो। तो भैया अब जो है हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। जो भैया समुद्रगुप्त का सिक्का है, समुद्रगुप्त वाला जो सिक्का है, उसमें आप देखोगे तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अश्वमेघ पराक्रम प्रकार का भी सिक्का जो है इनसे जुड़ा हुआ है। धनुर्धारी, व्याघ्र निहंता, लिच्छवि दौहित्र आदि के रूप में जो है इन्हें इनके सिक्के में दिखाया गया है।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जा सकता है कि किसके सिक्के में शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या उत्तर हो जाएगा? समुद्रगुप्त। तो इतनी चर्चा हमारी समाप्त हो गई। ये तो उसके सिक्कों की बात हो गई। आगे देखोगे भैया, समुद्रगुप्त ने नाग राजाओं को हराया, आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराकर उनका समूल नाश कर दिया। उसने दक्षिण के 12 राजाओं को हराया एवं उन्हें जो है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत आजाद कर दिया। तो भैया ये जो है नीति किसकी थी, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, तो इसको याद रखना। अब देखो, प्रयाग प्रशस्ति होता है, उसकी रचना इन्हीं के जो है दरबारी कवि मंत्री जो होते हैं उन्होंने की थी। और उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है और बहुत सारे इतिहासकार यह मानते भी हैं कि उन्होंने जो है अतिशयोक्तिपूर्ण बहुत सारी बातों को लिखा है। तो अब चाहे जो भी हो, जो फैक्ट बन गया है, जो डाटा बन गया भैया, उसको याद रखना है। तो नाग राजाओं को हरा रहे हैं, आर्यावर्त के 9 राजाओं को निपटा रहे हैं, और भैया 12 राजा जो दक्षिण के हैं उनको ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत आजाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। समझ में आई बात? तो ये हो गया। उसके बाद देखोगे भैया, प्रयाग प्रशस्ति। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी हो सकता है पूछ ले कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो आपका उत्तर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। इससे समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है और इसी के आधार पर विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। आपसे कई बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस यहां बन गया है। तो देखो भैया, बहुत बार पूछ लिया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अब मान लो उसको जो है थोड़ा सा लेवल और भी उठाना हुआ, थोड़ा सा कठिन पूछना हुआ, तो भैया ये कह सकता है कि बताओ किसने कहा इसे भारत का नेपोलियन। तो भैया स्मिथ कह रहे हैं। कौन से स्मिथ भैया? विसेंट आर्थर स्मिथ ने इनको जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो पूरी कहानी मुझे तो लग रहा है समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही सारा कुछ पूछा जाएगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ पूछा जाएगा। और बाकी मैंने शुरुआत करते समय ही काफी चीजों को डिस्कस कर दिया है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, आपको जो है याद वगैरह होना चाहिए। और भैया आप देखोगे जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इन्हीं को जो है विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इनके काल में भी अनेक प्रकार के सोने के सिक्के ढलवाए गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सोने का सिक्का आप देखोगे तो चक्र विक्रम प्रकार का था। किस प्रकार का था भैया? चक्र विक्रम प्रकार का था। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का था सबसे महत्वपूर्ण। और भैया गुप्त राजवंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी पीछे आगे चर्चा लगी होगी, मैं बताऊंगा। तो ये हो गया। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है ना, जो कुतुब मीनार है, उसी के परिसर में महरौली भी कभी कभी आपको दिख जाएगा। तो चाहे महरौली का हो, चाहे दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का हो, बात एक ही है। जो कुतुब मीनार वाला परिसर है उसी में यह लौह स्तंभ लगा हुआ है। जब कभी आप कुतुब मीनार देखने जाना तो उसी के परिसर में ये लगा हुआ है, आप इसे भी देख लेना। तो भैया दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने वाले राजा का नाम चंद्र अंकित है। तो इन्हीं का नाम अंकित है। गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा चलवाया गया। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है कुमार गुप्त द्वारा चलाया गया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि चांदी के सिक्के किसके टाइम पे सबसे ज्यादा चलाए जा रहे हैं और सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसके टाइम पे चलाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है। तो भैया आपको ये नोट रखना है। आगे बढ़ेंगे। गुप्त काल में चित्रकला और गुफा संबंधी प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं भैया? अजंता की गुफाओं तथा बाघ की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। जो गुप्त काल है उसमें चित्रकला और गुफा कला संबंधी प्रमाण कहां से मिल रहे हैं? तो भैया अजंता की गुफाओं से मिल रहे हैं और बाघ की गुफाओं से।
और भैया अब बात कर लेते हैं गुप्तकालीन मूर्ति कला के उदाहरण। तो भैया जो सारनाथ की मूर्तियां हैं, सुल्तानगंज की मूर्तियां हैं, अजंता की मूर्तियां हैं, उदयगिरी की गुफा की वराह मूर्तियां हैं, अनंत शाही विष्णु की मूर्ति इत्यादि, तो ये गुप्तकालीन मूर्तियां हैं। सर्वप्रथम इसी काल में मंदिरों का प्रमाण मिलता है। तो मंदिरों का प्रमाण सर्वप्रथम इसी काल में मिल रहा है। जैसे आप देखोगे भीतर गांव का मंदिर, कौन सा मंदिर भैया? भीतर गांव का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आप जो है देख सकते हो, ये सारी बातें जो है आप नोट कर लो। और ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट की और चर्चा होगी, उसके बाद आप आजाद हो जाओगे। तो आइए थोड़ा जल्दी से खींचने का प्रयास करते हैं। देखो भैया, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपको कहना है गुप्त राजवंश। क्या भैया? स्वर्ण युग या स्वर्ण काल, तो गुप्त वंश को कहा जा रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है और शक पर विजय पाने के बाद इन्होंने शक संवत चलाया था। उनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था, जिसमें आप देखोगे कालिदास जी हैं, धनवंतरी हैं, छपड़क हैं, शंकु हैं, बेताल भट्ट हैं, अमर सिंह हैं, घट करपर हैं, वरामिहिर हैं और बररुचि हैं। तो इसमें से आपको जो है 2-3 नाम जरूर याद रखने हैं, जैसे भैया कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए और वराह मिहिर वगैरह हो गए। अमर सिंह की पुस्तक को अभी हम लोग पढ़ेंगे ही, तो ये आप देख सकते हो, ये सारे इनके नवरत्न हैं। और इसी को भैया आगे चलकर अकबर जो है कॉपी करता है, वह भी जो है अपने यहाँ नवरत्न रखता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। आगे भैया देखोगे मृक्ष कटिकम, मृक्ष कटिकम ग्रंथ के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो आपको कहना है शूद्रक जी हैं। और मृक्ष कटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। क्या होती है भैया? मिट्टी की गाड़ी। और इसके प्रमुख पात्रों में देखोगे भैया तो चारुदत्त हैं, और चारुदत्त होते हैं ब्राह्मण, और वसंत सेना होती है नर्तकी, और दोनों में चल रहा होता है प्रेम प्रसंग। दोनों जन में चल रहा होता है प्रेम प्रसंग, और उसी का वर्णन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? और जैसे ही प्रेम प्रसंग की बात आती होगी, वैसे आपका चेहरा जो है खिल जाता होगा, है ना? खिल जाता होगा। अरे अरे और बताओ सर जी, और बताओ, 2-4 बात और बता दो, सुन लेता हूँ। लेकिन पढ़ाई का नाम लो लो तो अरे रहने दो सर, कल पढ़ाओ। अब देखो भैया, अमरकोश अमर सिंह ने लिखा, आर्यभट्टियम पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखा। ये जो है गणित एवं खगोल शास्त्र के विद्वान थे। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखो भैया, जो वैज्ञानिक लोग काफी टाइम बाद प्रमाणित कर पाए, ये पहले ही बता के चले गए थे, और इन्हीं के द्वारा भैया शून्य का उपयोग किया गया। और फिर आते हैं वरामिहिर। वरामिहिर की एक रचना याद कर लो, पंच सिद्धांतिका। क्या भैया? वरामिहिर की एक रचना याद कर लो, पंच सिद्धांतिका, आपका कल्याण हो जाएगा। फिर भैया आता है कामसूत्र। कामसूत्र के रचयिता होते हैं वात्स्यन। कौन होते हैं? वात्स्यन। फिर भैया आगे एक रचना और बची है विशाख दत्त की। तो विशाख दत्त भैया देवी चंद्रगुप्तम लिखते हैं, और भैया बहुत ही फेमस रचना है, बहुत ही फेमस रचना है, हो सकता है ये वाला पूछा जाए। और मृक्ष कटिकम आप याद रखे रहे ना, वैसे तो सारा का सारा याद रखना ही है, लेकिन कुछ विशेष हो जाते हैं तो उनको याद रखना जरूरी हो जाता है। तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखा। और कालिदास की रचनाओं को मैंने जब शुरू किया था, तभी जो है क्वेश्चन के तौर पर मैंने आपको बता दिया था। तो भैया अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, ये तीनों इनके नाटक हो जाएंगे। फिर भैया कुमार संभव हो जाएगा और रघुवंश हो जाएगा, ये इनके हो जाएंगे महाकाव्य। फिर भैया ये 2 रचना और बच रही है, कौन सा? मेघदूतम और ऋतु संहार, ये इनके खंड काव्य गीति काव्य हैं। और मैंने जब वहां बताया था आपको, तो पूरा जो है क्लियर कर दिया था किसमें किसकी स्टोरी है।